ओके। ऐसे की क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से हमारी क्लासेस होगी। तो ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज को हम डिटेल तरीके से हम डिस्कस करेंगे और विद प्रैक्टिस इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस। सो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू आपको दे दूं। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्री राइटिंग स्टेज से। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग सारी चीजें तकरीबन ऑलमोस्ट 20+ लेक्चर्स होंगे। और हर लेक्चर के बाद आपको एक टास्क भी दूंगा। वो टास्क आपने कंप्लीट करना है, उसको मैं ज़रा एवेल्युएट कर लूंगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक पहुंची है। उसी हिसाब से मैं इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग मैं डिस्कस करूंगा। ठीक हो गया। सो हम डिस्कस करेंगे ब्रेनस्टॉर्म क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं, इसकी क्या टेक्निक्स है, कौन कौन से स्टेप्स है। ठीक है, ये कौन कौन से ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टडीज है। 4-5 किस्म के हम ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टडीज है उसको हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक को डिकोड कैसे करेंगे इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके क्या स्टडीज है, कैसे हम इसको करेंगे। और टॉपिक वर्ड्स क्या है, कमांडिंग वर्ड्स क्या है, फिर आउटलाइन कैसे बनानी है। ठीक है, इसकी क्या स्टडीज है। और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फ्रेजेस का हम कैसे यूज करेंगे, सेंटेंसेस का यूज करते हुए ऑनलाइन कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसमें केस पॉइंट को कैसे ऐड करेंगे। ये सारी चीजें हम कंप्रेहेंसिव वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस। फिर राइटिंग स्टेज को हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखने के 2-3 तरीके हैं। वो कौन से तरीके हैं, हुक का कैसे यूज करेंगे, उसमें बैकग्राउंड कैसे हम लगाएंगे, कॉन्टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन कैसे हम यूज करेंगे, थीसिस स्टेटमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी हम यूज करेंगे। फिर बॉडी की बात करेंगे, बॉडी में टॉपिक सेंटेंसेस क्या है और सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होंगे, कनेक्टर कैसे हम यूज करेंगे, लिंकिंग वर्ड्स जिसे हम कहते हैं उसको हम कैसे यूज करेंगे, फिर कंक्लूजन और रिस्टार्ट थीसिस हम कैसे करेंगे। सो इंशाल्लाह हर एक चीज को वेरी कंप्रेहेंसिवली वी आर गोइंग टू डिस्कस। लेकिन गुजारिश यही है आप लोगों से कि जो भी क्लास होगी उसके बाद जब आपको टास्क देंगे, ट्राई टू कंप्लीट दोस टास्क। ठीक है, वो टास्क जो हमारे लेक्चर है उसी बेस पे होंगे और एग्जाम ओरिएंटेड होंगे ईच एंड एवरीथिंग, उससे हट के कोई भी चीज आपको नहीं करवाएंगे। ओके। सो ये बेसिकली मेरी बुक है, वहां से मैं हम करवा रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें जो हमारे चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 तो हम डिस्कस करेंगे ही नहीं। ओके। तो चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। हम समझेंगे कि सीएसएस में ऐसे है क्या, इस एंड एवरीथिंग। सो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपसे क्लास मिस हो जाए तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड। उसका लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पे जाके देख लीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो क्लास के बाद ड्यूरिंग द क्लास यू कैन आस्क, यू कैन शेयर योर क्वेरीज। कोई भी कंफ्यूजन हो तो एनी टाइम यू कैन आस्क। ओके। सो ये चैप्टर 1 तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम ट्रेडिशनल एसे की हम बात नहीं करेंगे। हमारा फोकस है सीएसएस एसे के हवाले से। ठीक है। सो यहाँ पे एक दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए, अगर हम बात करेंगे एफपीएससी एग्जामिनर रिपोर्ट की, हम थोड़ी सा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, रिपोर्ट के मुताबिक कहते हैं कि फेलियर बिकॉज लेक ऑफ, उनका रीज़न ये बताते हैं कि फेलियर का मेन रीज़न क्या है, लेग स्ट्रक्चर, कोहेरेंस और इररिलेवेंस। ठीक है, जो की फीचर ऑफ सीएसएस एसए की बात करें तो सबसे पहले क्या है, एक थीसिस स्टेटमेंट होना चाहिए, वेल डेवलप पैराग्राफ हो आपका, एविडेंस और एग्जांपल्स के साथ हो। ठीक है, और साथ ही साथ काउंटर आर्ग्यूमेंट आपका हो, कंक्लूजन आपका हो। ये एक जनरल डिस्कशन है। ठीक है, बेसिक चीजें हैं। लेकिन ट्रेडिशनल एसे की बात करें तो देख लीजिए, बेसिकली जब आप एसे को देखेंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा नैरेटिव एक्सपोजिटरी लाइक दिस। तो नैरेटिव में होगा क्या, देख लीजिए। नैरेटिव की बात करें तो नैरेटिव में पर्सनल नैरेटिव्स होगा, एनेक्डोटल एसे होंगे, रिफ्लेक्टिव स्टोरी टेलिंग। इसमें बेसिकली क्या करेंगे आप, नैरेटिव में आप पता है, नैरेटिव में हम एक्सप्लेन करते हैं, स्टोरी बयान करते हैं, टेल ए स्टोरी और पर्सनल एक्सपीरियंस यूजुअली हम करते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में हम यूजुअली क्या करते हैं, क्रिएट विविड इमेजिनरी और पेन अ पिक्चर इन ए रीडर्स माइंड। ठीक है, जिसमें हम डिस्क्रिप्शन करते हैं यूजुअली। एक्सपोजिटरी में क्या होगा, ये सारे देख लीजिए, ये सारे मोड्स आ सकते हैं जिसमें हम, आवाज आ रही है आप मेरी, आपको, आप सबको आवाज आ रही है, एम आई ऑडिबल?
काइंडली लेट मी नो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही मेरी? अच्छा, लेट मी नो, एम आई ऑडिबल? आप आवाज आ रही है आपको? अच्छा, ओके, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। हम्म। अच्छा, ठीक है। आर्ग्यूमेंटेटिव, अच्छा, ये सारी चीजें चैप्टर 2 हमारा, ये यहाँ से हम फोकस करेंगे, यहाँ से हम चीजें को डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, याद रख लीजिए, अगर हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, तो यहाँ से आपके ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। अच्छा, जो बच्चे न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं, काइंडली म्यूट रख दीजिए, सो डिस्टर्ब ना हो क्लास, ओके। अच्छा, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सी एस एस इंग्लिश एसए के फॉर्मेट क्या है और एक्सपेक्टेशन क्या है एग्जामिनर के, या जो चेकर है उसके एक्सपेक्टेशन क्या है। ईच एंड एवरीथिंग हम जीरो लेवल से हम यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सी एस एस ऐसे है पेपर क्या, ठीक है। तो देख लीजिए, इसमें होगा क्या, ये 100 मार्क्स के आपके एसए का पेपर होता है, ये तो सबको पता है। और कंपलसरी है, और फेलियर रेशियो भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। और फेलियर रेशियो क्या है यहाँ का, सबसे ज्यादा है, एसए में मेजोरिटी फेल होता है। इसके क्या रीजन है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, व्हाट आर दी रीजंस, ठीक है। और उन रीजन के बेस पे हम इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू टेकल दोस थिंग एज वेल। अच्छा, तो देख लीजिए, सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो देख लीजिए, अगर आप एसए के सिलेबस को गौर से देखेंगे ना, तो उसमें कुछ ऐसी चीज आपको नजर नहीं आएंगे, क्या क्या कुछ होगा। बाकी सिलेबस में आपको नजर आएगा, ये टॉपिक आपने पढ़ना है, ये टॉपिक सिलेबस में है। लेकिन एसए में ऐसा कुछ आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन एसए में ये चीज लिखा हुआ नजर आएगा, कैंडिडेट्स विल रिक्वायर टू वन एसए, ठीक है। उसमें क्या है, कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन, टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द इंग्लिश एसे विल बी एग्जामिन। यही लिखा हुआ नजर आएगा आपको कि कैंडिडेट्स के आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन और टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द इंग्लिश एसे को एग्जामिन करेंगे। बेसिकली क्या एग्जामिन करेंगे, आपकी आर्टिकुलेशन को एग्जामिन करेंगे, एक्सप्रेशन को एग्जामिन करेंगे, और टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ दी स्टाइल को वो क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। ये तीन चीजें क्या है। अब हम वन बाय वन समझते हैं कि आर्टिकुलेशन से मुराद क्या है, टेक्निकल ट्रीटमेंट से मुराद क्या है, ठीक है। ये चीजें हम समझते हैं। देख लीजिए, अब आर्टिकुलेशन से मुराद क्या है, ये एसे एवल्यूशन क्राइटेरिया है, ठीक है, एफपीएससी सिलेबस के मुताबिक। तो आर्टिकुलेशन से मुराद क्या है, आर्टिकुलेशन से मुराद यह है कि आप कितने लॉजिकली और क्लियरली अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर रहे हैं, इसको कहते हैं आर्टिकुलेशन, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स होंगे, ठीक है, लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ आइडिया होना चाहिए, कोहेरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, और पैराग्राफ में यूनिटी और फ्लो होना चाहिए। ये है आपकी आर्टिकुलेशन। और फिर इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, यकीनी बात है, एक प्लेन स्ट्रक्चर ऑनलाइन बनाएंगे तो आप आर्टिकुलेशन को बेहतर कर सकते हैं। टॉपिक सेंटेंसेस का आप यूज करेंगे, और लॉजिकल ट्रांजिशन हम यूज करेंगे बिटवीन द पॉइंट्स। तो इस तरह आप अपने आर्टिकुलेशन को बेस्ट कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, सिलेबस में ये मेंशन है, एक्सप्रेशन को भी एग्जामिन करेंगे। अब एक्सप्रेशन से मुराद क्या है, सिंपल सी बात है, एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि कितना इफेक्टिवली कैंडिडेट लैंग्वेज को यूज कर रहा है टू कन्वे द मीनिंग, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, एक्यूरेट। अच्छा, ठीक हो गए। तो हम बात कर रहे थे एक्सप्रेशन की। तो देख लीजिए, एक्सप्रेशन में क्या होगा, एक्सप्रेशन में हमने बात की
कितना एक्यूरेट आप वोकेबलरी यूज कर रहे हैं, ठीक है, किस टाइप की वोकेबलरी आप यूज कर रहे हैं, सेंटेंस वैरायटी आपकी कैसे है, फ्लुएंट है और नेचुरल फ्लो है कि नहीं, फॉर्मल और एकेडमिक टोन, ये सारे आपके एक्सप्रेशन में शामिल है, ठीक है। अब फर्दर बात करेंगे तो इसको कैसे इंप्रूव करेंगे। हाई क्वालिटी आपको ओपिनियन पीस पढ़ना पड़ेगा, वेग टर्म और फिलर फ्रेजेस से आपको अवॉइड करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस मैक्सिमम करना पड़ेगा, ठीक हो गया। ये एक्सप्रेशन की बात करेंगे। फिर फर्दर बात करेंगे टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल से मुराद क्या है। अब टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टाइल से मुराद ये है कि हाउ वेल कैन टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टाइल से मुराद क्या है। टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टाइल से मुराद ये है कि कैंडिडेट कितना बेहतर तरीके से फॉलो कर रहा है जो ऐसे की एक रिक्वायरमेंट है, उसको कितना बेहतर तरीके से फॉलो कर रहा है, दैट इज टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टाइल। इसमें क्या क्या होगा, आपका क्लियरली इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सारे फॉर्मेट आपके शामिल होंगे। फिर इसमें आउटलाइन शामिल होगा, प्रॉपर ग्रामर होना चाहिए आपका, ठीक है, और पंक्चुएशन और सेंटेक्स आपके बेस्ट होना चाहिए। ट्रांजिशन का बेहतरीन यूज करना पड़ेगा, थीसिस स्टेटमेंट, पैराग्राफ स्टाइल, यानी जो ओवरऑल ऐसे है, ईच एंड एवरीथिंग वो सारे इंक्लूड है आपके टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टाइल्स। फॉर्मल टोन होना चाहिए, कोई स्लैंग वगैरह कंस्ट्रक्शन का यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 2500 से लेकर 300 तक वर्ड्स आपके होना चाहिए। अब इसको बेहतर कैसे करेंगे, आप ग्रामर रूल्स को बेहतर करेंगे, एकेडमिक राइटिंग्स को मैक्सिमम फॉलो करेंगे, और डिटेल और लाइन लिखने की कोशिश करेंगे, और जो फॉर्मल टोन है और कंसिस्टेंट टेंसेस का आप यूज करेंगे, और प्रूफ रीड करते हुए और प्रैक्टिस करते हुए आप टेक्निकल ट्रीटमेंट को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। जो टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टाइल से मुराद ये है कि ईच एंड एवरीथिंग पूरे ऐसे की बात होगी जिसमें ग्रामर से लेकर पंक्चुएशन से लेकर vocabulary, each and everything is included, okay। तो ये है एफपीएससी सिलेबस में ये चार तीन चीजें मेंशन है। इन चीजों के बेस पे ही आपके एसए को एग्जामिन करेंगे। अब जरा हम एसए के पेपर को देखेंगे, पेपर में क्या लिखा हुआ है एग्जामिनर ने, ठीक है। जो स्टैंडर्ड एग्जामिनर इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं पेपर में, देख लीजिए, आप एसए के पेपर देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि मेक एन आउटलाइन, एक आउटलाइन आपने जरूर बनाने हैं, यू हैव टू मेक एन आउटलाइन, ठीक है। फिर साथ में कंप्रहेंसिव में कैसे लिखना है, इतने वर्ड्स का वर्ड्स भी साथ में मेंशन है, और ऑन एनी वन टॉपिक, 10 टॉपिक आपके पास होगा, 10 में से एक पे आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, एग्जामिनर के इंस्ट्रक्शन ये होता है कि मेक श्योर यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स। डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स यूज करना क्या है, वो कहते हैं कि मेक श्योर कर लीजिए, उसमें क्या क्या है, एक्सपोजिशन की बात होगी, आर्गुमेंटेशन होंगे, डिस्क्रिप्शन और नरेशन। बेसिकली जब भी हम कोई भी पीस ऑफ राइटिंग लिखते हैं ना, तो हम यूजुअली अनइंटेंशनली ये सारे डिस्कोर्सेस हम यूज करते हैं, एक्सपोजिशन के भी हम यूज करते हैं, आर्गुमेंटेशन के भी हम यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन और नरेशन के भी हम यूज करते हैं, अनइंटेंशनली हम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा इसको एक्सपोजिशन, इसको आर्गुमेंटेशन, इसको डिस्क्रिप्शन, इसको नरेशन कहते हैं। लेकिन जब भी आप कोई पीस ऑफ राइटिंग लिखते हैं तो हम यूज करते हैं इन सारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेस का, ठीक है। तीसरी बात, जो एग्जामिनर लिखते हैं, जो इंस्ट्रक्शन है उसमें ये चीज भी मस्ट मेंशन है, क्रेडिट विल बी गिवन टू ऑर्गेनाइजेशन, रिलेवेंस और क्लियरिटी। इन तीन चीजों के लिए क्रेडिट दिया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन पे, रेलेवेंस पे और क्लियरिटी पे। ये अगर आप कोई भी पास पेपर खोल के देख लेंगे तो यही इंस्ट्रक्शन आपको नजर आएंगे। ये इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, इनको समझना जरूरी है, ठीक है। इन्हीं को हम डिस्कस भी करते हैं। अब इनसे मुराद क्या है, तो इसी को हम जरा इंटरप्रेट करते हैं कि एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन करते हैं, जरा इसको देख लीजिए। आउटलाइन आपने बनाने हैं, ठीक है, इट इज मैंडेटरी टू मेक एन आउटलाइन, ठीक है। एवरी एसे मस्ट बी गिवन अ डिटेल आउटलाइन ऑन द फर्स्ट पेज, ठीक है।
तो ऑनलाइन में क्या क्या चीज होनी चाहिए, आपकी इंट्रोडक्शन हो, थीसिस स्टेटमेंट हो, जो मेजर हेडिंग्स है और सब हेडिंग्स है वो, और फाइनली कंक्लूजन। ये बेसिकली आपके ऑनलाइन में ये चार चीजें होंगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट, मेजर हेडिंग्स, ठीक है, और उसके सब हेडिंग्स, और फाइनली कंक्लूजन, ये ऑनलाइन में शामिल होंगे। ठीक है। अब हम इंटरप्रेट कर रहे हैं कि एग्जामिनर क्या कहना चाह रहे हैं। फिर वर्ड काउंट भी मेंशन थे, 2500 से लेकर 3000 वर्ड्स तक एक्सपेक्टेड थे, और जो कि मिनिमम बनेगा 20+ पेजेस होगा। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग कैसी है। ठीक है, इट्स आल्सो वेरीज। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा था, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेस। ठीक है, अब आपकी राइटिंग क्या होनी चाहिए, शुड बी रिटन इन सिंगल वन टोन और स्टाइल यू मस्ट इनकॉर्पोरेट। अब क्या है देख लीजिए। अब डिस्कोर्स टाइप को हम समझेंगे, एक्सपोजिशन से मुराद क्या है। अब एक्सपोजिशन की हम बात करेंगे, तो इससे मुराद क्या है इसको हम समझते हैं। एक्सपोजिशन से मुराद है कि जो पर्पस क्या है, बेसिकली टू एक्सप्लेन फैक्ट्स और कंसेप्ट। इसमें क्या करते हैं, आप अपने फैक्ट्स और या कोई भी कंसेप्ट है उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसी को एक्सपोजिशन कहते हैं। इसमें क्या होगा, एक्सप्लेनिंग काजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। एग्जाम्पल है यहाँ पे देख लीजिए, क्लाइमेट चेंज के जो काजेज आप बयान करेंगे वो क्या है, बेसिकली एक एक्सपोजिशन है। डिस्कोर्स टाइप की बात करें तो आर्गुमेंटेशन से मुराद क्या है, आर्गुमेंटेशन में क्या करते हैं, आप एक स्टांस लेते हैं। ठीक है भाई, बात ये है कि आप एक अपना एक स्टांस लेते हैं और उसको डिफेंड करते हैं। ठीक है, जिसमें एग्जांपल की बात करें तो आर्ग्यूइंग व्हाई क्लाइमेट चेंज इज मोर डेंजरस देन टेररिज्म। ठीक है, आपने कहा है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, ज्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू टेररिज्म, और यू हैव टू डिफेंड योर आर्ग्यूमेंट। इसी को कहते हैं आर्गुमेंटेशन। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन में पेन अ पिक्चर और डिस्क्राइब अ सिनेरियो। एक सिचुएशन है, एक कंसेप्ट है, उसको आप क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि डिस्क्राइबिंग द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स इन पाकिस्तान। ठीक है, फ्लड के जो इम्पैक्ट है उसको डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज क्या है, वो आपका एक डिस्क्रिप्शन है। ओके, और इसी तरह नरेशन में क्या होगा, टेल अ स्टोरी और रिलाइफ एग्जांपल। इसमें आप नरेट करते हैं, एक स्टोरी के फॉर्म में नरेट करते हैं। नरेटिंग हाउ 2010 फ्लड डिस्प्लेस द कम्युनिटीज। देख लीजिए, एक इंसिडेंट है, एक वाकया जो हो चुका है, उसको आप नरेट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं या बयान कर रहे हैं, उसको नरेशन कहते हैं। ये चार डिफरेंट फॉर्म ऑफ कोर्सेज हम यूजुअली जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, कुछ न कोई पीस ऑफ राइटिंग यूज करते हैं, तो unintentionally we are using all these form of discourses। ठीक है, ये चार चीजें समझना जरूरी है। ठीक है, अब देख लीजिए, CSS वर्ड ऐसे मस्ट ब्लेंड डिस्कोर्स। ब्लेंड होगा, यकीनी बात है, ब्लेंड से मुराद ये क्या है, ये सारे मिक्स्ड होंगे आपस में। ठीक है, तो उससे आपकी क्या होगा। फिर बात की थी उन्होंने कि क्रेडिट दिया जाएगा किसको, क्रेडिट विल बी गिवन टू ऑर्गेनाइजेशन के लिए, रेलेवेंस के लिए और क्लियरिटी के लिए। ठीक है, क्रेडिट देने थे। तो दिस इज द की स्कोरिंग क्राइटेरियन यू विल बी डिपेंड हैवीली ऑन। अब ऑर्गेनाइजेशन से मुराद क्या है, रेलेवेंस से मुराद क्या है, क्लियरिटी से मुराद क्या है। ठीक है, ये चीजें समझना जरूरी है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में गिवन है और वी हैव टू फॉलो दोस इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शन है उसी की बेस पे हमने सारी चीजें लिखना होता है। तो तीसरी बात की थी, ऑर्गेनाइजेशन रिलेवेंस को क्रेडिट दिया जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन से मुराद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है कि प्रेजेंटिंग आइडियाज इन अ लॉजिकल और कोहेरेंट स्ट्रक्चर। एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, इंट्रो से लेकर बॉडी से लेकर कंक्लूजन तक। ठीक है, कोहेरेंट पैराग्राफ हो, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, तरतीब के साथ होना चाहिए। अच्छा, अब बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि आप अपने आइडियाज को कितना लॉजिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरतीब के साथ, ठीक है, ऑर्गेनाइज तरीके से आपने करना है। रिलेवेंस,
रेलेवेंस से मुराद यह है कि स्टेइंग फोकस ऑन द चूजन टॉपिक विदाउट डिविएटिंग, अपने टॉपिक से डिविएट नहीं होना है। ठीक है, टॉपिक पे फोकस ही रहना है। इसको क्या कहते हैं, रेलेवेंस। ठीक है, यानी आपने इरेलीवेंट चीजें नहीं लिखना है। ठीक है, स्टिकिंग टू द टॉपिक थ्रू आउट, नो इरेलीवेंट डेटा ऑफ टॉपिक पैराग्राफ। अच्छा, अगर आप एग्जामिनर रिपोर्ट की बात करेंगे तो एग्जामिनर रिपोर्ट ये कहता है कि फेलियर के रीजन एक ये बताता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑफ टॉपिक हो जाता है, यानी टॉपिक कुछ और है, एग्जामिनर कुछ और पूछा होता है, वो बीच में क्या करते हैं आके डिविएट होता है अपने हिसाब से टॉपिक से। टॉपिक पे फोकस नहीं रहता है, बल्कि वो टॉपिक से क्या हो जाता है, डिविएट हो जाता है। सो रिलेवेंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसी बेस पे आपके क्रेडिट दिए जाएंगे। फिर क्लियरिटी। अब क्लियरिटी से मुराद क्या है, जो आप अपने थॉट्स है वो कितना क्लियरली और कंसाइसली आप प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सिंप्लिसिटी इन एक्सप्रेशन, प्रिसाइज हो, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो और सिंटैक्टिक कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये है आपका क्लियरिटी। तो ये चंद चीजें हमने समझ लिया कि सिलेबस में क्या कुछ है और जो इंस्ट्रक्शन क्या है एग्जामिनर की तरफ से, इसको हमने समझ लिया। चंद मोटी मोटी बातें हैं और बेसिक चीजें हैं, इनको समझना जरूरी है। अब बात करेंगे हम एफपीएससी रिपोर्ट को भी एक दफा देख लेंगे। ठीक है, जो रिसेंट रिपोर्ट है इसी को हम देखेंगे, इसमें क्या कहता है देख लीजिए। Many candidate attempt essay in general knowledge paper, यानी वो essay को जनरल नॉलेज के पेपर की तरह वो क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। They wrote focus well organized and clearly argue essay were among few who passed। ठीक है, अब क्या एडवाइस कर रहे हैं, एडवाइस टू रीड टॉपिक केयरफुली, इंटरप्रेट इट करेक्टली। ठीक है, वो कहते हैं कि जो टॉपिक है उसको ठीक से इंटरप्रेट कर लीजिए, इसी वजह से डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है। डिकोड करने से आपके टॉपिक के मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग होते हैं और आगे भी आपके पास जो नेक्स्ट प्लान है ऑनलाइन कैसे बनाने हैं, पूरे ऐसे को कैसे कंक्लूड करना है, उस वो सारे आपके डिकोडिंग पे डिपेंड करता है। और remain focused toward the essay, irrelevance and poor structure are major reason of failure। ठीक है, तो एग्जामिनर के मुताबिक जो इरेलीवेंस है और पुअर स्ट्रक्चर क्या है, मेन रीजन है फेलियर का। ठीक है, तो आपने टॉपिक को इंटरप्रेट ठीक से करना है। अगर टॉपिक के इंटरप्रिटेशन ठीक से नहीं होंगे, टॉपिक कुछ और है, आपने कुछ और समझा, फिर क्या होगा, फिर आपने जो कुछ लिखा उसका फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से इंटरप्रिटेशन ऑफ टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, व्हाट एग्जामिनर एक्सपेक्ट इन हाई स्कोरिंग एसे, इसमें क्या होगा, यकीनी बात है एग्जामिनर के एक्सपेक्टेशन क्या होंगे, रेलिवेंस होना चाहिए, थीसिस स्टेटमेंट होना चाहिए, स्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, डेप्थ होना चाहिए, बैलेंस हो, आपके आर्ग्यूमेंट हो। ठीक है, लैंग्वेज में एरर ना हो, डिस्कोर्स आपकी ठीक हो और डेटा और रेफरेंसेस वगैरह हो। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब यहाँ तक हमने एक ओवरऑल हमने देखा कि कुछ बेसिक चीजें हमने समझने की कोशिश किया। अब हम यहाँ से कुछ चीजें अप्लाई करेंगे, स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू अटेम्प्टिंग एसे पेपर। एक एसे पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी वगैरह हम समझेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो सी एस एस एसे पेपर है 2020 का, उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसकी क्या रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी है, इसको हम जरा करते हैं। देख लीजिए, ये पेपर है सी एस एस 2020 का, ऐसे क्या पेपर का है। जैसे कि ये क्वेश्चन था, डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स, क्या हमें वाकई लिटरेचर की जरूरत है अपनी जिंदगी में। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए जो स्ट्रक्चर क्या है, डू से स्टार्ट हुआ है। कि इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, यकीनी बात है ये डिबेट स्टाइल होंगे। इसमें एक्सप्लोर बोथ साइड ब्रीफली, हम दोनों साइड को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हमें एक क्लियर स्टांस लेंगे। अब डू से मुराद क्या है, इसको हम समझेंगे। इसके फर्दर हम एनालाइज कर लेंगे, नेक्स्ट जो हमारे स्लाइड्स होंगे उसमें भी बहुत अहम चीजें होंगी। और इसी तरह वुमेन यूनिवर्सिटीज आर एजेंट ऑफ चेंज है। ठीक है, इसमें देख लीजिए, यहाँ पे डू से स्टार्ट हुआ था हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट आपको दिया है, यहाँ पे आप डिसएग्री नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पे देख लीजिए, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। यहाँ पे डू वी रियली नीड ए लिटरेचर इन आवर लाइव्स। ठीक है, यहाँ पे आप एक स्टांस दे सकते हैं, यस करके या नो करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, वुमेन यूनिवर्सिटीज आर एजेंट्स ऑफ चेंज, तो जस्ट एक सिंपल स्टेटमेंट दिया है। तो फिर आपने क्या करना है, ट्रीट एज एनालिटिकल एसे। इसमें आपने दिखाना है कि शो हाउ वुमेन यूनिवर्सिटी empowers females, social changes mindset and lead to national progress,
इसमें आप एग्जांपल देंगे, केस स्टडी देंगे, एक ओवरऑल आप क्या लिखेंगे, एक एनालिटिकल ऐसे की तरह इसको ट्रीट करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन 2 देख लीजिए। 3 की बात करें तो पाकिस्तान एंड फ्यूचर ऑफ कश्मीर का, इसमें देख लीजिए एन का यूज किया है, ठीक है, एन। अब यहाँ पे एन जब क्वेश्चन में आएंगे, आपके स्टेटमेंट में आएंगे, तो क्या करेंगे हम पाकिस्तान के रोल को भी डिस्कस करेंगे, फिर फ्यूचर और लुक ऑफ द कश्मीर को भी एनालाइज करेंगे। इसके कन्फ्लिक्ट क्या है, कश्मीर कन्फ्लिक्ट के फ्यूचर और लुक क्या होंगे, डिप्लोमेटिक और इसी तरह रीजनल और इंटरनेशनल डायमेंशन वगैरह को भी हम एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, ये एन आने का मतलब ये है कि दोनों साइड को हम देखेंगे। अब क्वेश्चन 4 ये था, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, द इश्यूज चैलेंजेस एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब इसमें देख लीजिए कॉलन का यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। कॉलन यूज करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द एक्सप्लेन द पोलराइज्ड पॉलिटिक्स। इससे मुराद क्या है, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप अपने फोकस शिफ्ट करेंगे, हाउ इट क्रिएट्स इश्यू फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी की आप बात करेंगे। फिर स्ट्रक्चर शुड फॉलो कॉलन इंटरप्रिटेशन, फिर मेन टॉपिक और सब एस्पेक्ट इसका आएगा, ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन 5 ये था, ग्लोबल पावर डायनेमिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। अब इसमें भी एन का यूज किया है, ज्वाइन टू रिलेटेड थीम्स। जब एन आएंगे तो क्या मतलब है, दो डिफरेंट थीम है, वो क्या है, इंटर रिलेटेड है। इसमें क्या करेंगे, एक्सप्लेन, पहले आप ग्लोबल पावर शिफ्ट को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि यूएस चाइना मल्टीपोलर वर्ल्ड। फिर एनालाइज करेंगे उनके इम्पैक्ट पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी पे, और डुअल फोकस ऐसे होगा जिसमें दो जावियों से आप एनालाइज करेंगे, फोकस करेंगे। क्वेश्चन 6 था, पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ पे भी अगेन कॉलन का यूज किया है। तो कॉलन के यूज करने का मतलब क्या है, फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन एंड डिस्कस द पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी। फिर आप अपने फोकस को शिफ्ट करेंगे, सोल्यूशन और फ्यूचर स्ट्रेटजी वगैरह देंगे, गिवन पॉलिसी और रिकमेंडेशन वगैरह, रिफॉर्म्स वगैरह आप इसकी बात करेंगे। क्वेश्चन 6 में भी देख लीजिए कॉलन का यूज किया है, प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस। इसमें भी क्या करेंगे, स्टार्टिंग जस्टिफाइंग द नीड ऑफ प्रमोट टूरिज्म। फिर क्या करेंगे, डिवाइड द बॉडी इनटू टू मेजर सेक्शन, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को ठीक से अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, ठीक से समझेंगे, तो आपके लिए ऐसे लिखना आसान से आसान तर होते जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया था, आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू हैव टू से, बट आई विल डिफेंड टू द डेट यू आर राइट टू से। ये कोटेशन बेस्ड है, ठीक है। कोटेशन बेस में क्या है, आप सबसे पहले इसके फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस, रिलेवेंस, एप्लीकेशन, और फिर डेमोक्रेटिक सोसाइटी के हवाले से बात करेंगे। फिर ये देख लीजिए अगेन, इस पाकिस्तान रेडी फॉर ए डिजिटल रेवोल्यूशन, ये भी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म है, इससे स्टार्ट हुआ है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमें दूसरे से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे भी आपको एक स्टांस लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या पाकिस्तान वाकई डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए रेडी है या नहीं है। आप इस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं। यस और नो का ऑप्शन आ जाए तो आपको एक स्टांस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रीट ए क्रिटिकल एवोल्यूशन, डिफाइन डिजिटल रिवोल्यूशन, पहले आप ये करेंगे। फिर एसेस करेंगे पाकिस्तान की करंट रेडीनेस है कि नहीं, किन चीजों में रेडीनेस है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, पूरे एजुकेशन है, पॉलिसी पूरे है, कंक्लूड योर जजमेंट। जो आपने आर्गुमेंट लिया था, जो आपका स्टांस था, उसको आपने कंक्लूड करना होता है। फिर इसी तरह क्वेश्चन 10 था, आई मे वेल आउट रोड आउट टू स्टेबिलिटी आरएसपी फॉर डिजास्टर। इसमें कॉलन और आर का दोनों के यूज हुआ। इसमें क्या करेंगे, आई मे वेल आउट को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर स्ट्रक्चर टू अपोजिट साइड से, यहाँ पे देख लीजिए आपको आर करके तो अपोजिट साइड दिया है, एक स्टेबिलिटी की बात की गई, दूसरा डिजास्टर की बात की गई। तो आप यहाँ पे स्टेबिलिटी वर्सेस बेनिफिट के जो पोटेंशियल डिजास्टर है, टू अपोजिट साइड्स को आप एक्सप्लेन करेंगे। फाइनल टेक अ स्टांस, फिर आपने एक स्टांस लेना है, आइडियली बैलेंस फॉर कंडीशनल जजमेंट, ठीक है। एक बैलेंस जजमेंट आपने देने की कोशिश करना है। अब देख लीजिए जो स्टेटमेंट था, जो क्वेश्चन था, उसमें कोई क्यूज आपको नजर आए, कुछ आपको इशारे किनारे से आपको चंद चीजें हैं, अगर आपके स्ट्रक्चर में ये देख लीजिए, ये एक जनरल डिस्कशन है, ठीक है। ऐसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन इससे आपको एक आइडिया हो जाए कि आपकी स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन आपको दिया है, वो किस टाइप का है, ठीक है। लेकिन एज इट इज ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। कभी कभार कॉलम का यूज करते हैं, बहुत सारे और भी चीजें आ सकती है, लेकिन ये आपको एक आइडिया देने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, जब भी आपके क्वेश्चन में कॉलन आ जाए तो क्या होगा, फोकस शिफ्ट टू अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फोकस शिफ्ट होगा एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट के लिए। कवर इसमें क्या होगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? आपने बोथ साइड को क्या करना है, आपने जनरल टॉपिक और स्पेसिफिक डिमांड आफ्टर अ कॉलन, ठीक है। कवर बोथ जनरल टॉपिक और जो स्पेसिफिक डिमांड है, ठीक है। जब भी कॉलन आएंगे तो एक जनरल आपको टॉपिक नजर आएगा, फिर उसी के आगे क्या नजर आएगा, एक स्पेसिफिक डिमांड है, ऐसे कि क्वेश्चन है, उसको आपने क्या करना है, आपने एक्सप्लेन करना होगा। अगर कॉमा आ जाए तो क्या होगा, दो रिलेटेड आइडियाज हो जाते हैं यूजुअली, एड्रेस बोथ आइडियाज एंड हाउ दे कनेक्ट। आपने दोनों आइडिया को, दोनों कंसेप्ट को, या दो चीजें हैं तो उन दोनों को आपने एक्सप्लेन करना है, और ये भी बताना है कि एक दूसरे के साथ कितना इंटरलिंक है। अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाए डू से, इससे, टू व्हाट एक्सटेंट वगैरह से, तो क्वेश्चन फ्रॉम इससे होता है यूजुअली। इसमें आपने क्या करना है, आंसर विद क्लियर स्टांस। आपने एक स्टांस लेना है, उसको सपोर्ट करना है विद एविडेंस, ठीक है, जिसमें एग्री डिसएग्री वाला सिनेरियो बनता है, या यस और नो का। और इसी तरह कोटेशन आ जाए तो आपने क्या करना है, डेफिनेटली यू हैव टू इंटरप्रेट द कोट, उसको रिफ्लेक्ट करना है, एक्सप्लेन करना है रिलेवेंस, और अप्लाई करना है कंटेक्चुअली। अगर आर आ जाए तो क्या होगा, प्रेजेंट ऑप्शन, आपके पास दो ऑप्शन है, पिक वन साइड, आर्ग्यू इट वेल, बट एक्नॉलेज द अदर इफ नीडेड, ठीक है। जब आर आ जाए तो क्या करना है, आपने ऐसे करना है, एक साइड को लेना है, लेकिन दूसरे साइड को भी आपने समहाउ आपने उसको एनालाइज या एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये चंद बातें थी कुछ क्वेश्चन के हवाले से, ताकि हम देख लीजिए बड़े डिटेल से ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस, ठीक है। मैंने शुरू में बताया कि सारी चीजें बड़े डिटेल तरीके से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आइडियल वर्ड लिमिटेशन क्या होंगे, देख लीजिए। अगर हम ऐसे की बात करेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देख लीजिए ये चार चीजें। अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, पूरा एक चैप्टर हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस तरह डिकोड पे भी पूरा हर एक टॉपिक पे, हर एक फ्रेगमेंट पे, हर एक पार्ट पे पूरा पूरा एक चैप्टर हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल, विद एलोब्रेशन, ठीक है। अब देख लीजिए, ऐसे इंट्रोडक्शन की बात करें तो हुक होंगे, बैकग्राउंड कंटेक्स्ट होगा, और थीसिस होगा। आइडियल कितना होगा, मैक्सिमम 200 वर्ड होगा, 300 यूजुअली नहीं होता है, ठीक है। 200 वर्ड्स होगा। इस पे क्या होगा, आप कोटेशन का यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट होगा, देन मूव टू थीसिस स्टेटमेंट, ये आपके लिए एक टिप्स है। अब बॉडी में क्या होगा, बॉडी में देख लीजिए सबसे ज्यादा होगा उसमें कोर आर्ग्यूमेंट, एनालिसिस, एग्जांपल्स वगैरह होगा। इसमें तकरीबन 5 से 7 नहीं, ज्यादा पैराग्राफ होगा। एटलीस्ट आपके पैराग्राफ होना चाहिए, मिनिमम 30+ पैराग्राफ होता है, 30 से 15 पैराग्राफ होता है, ठीक है। और इसी तरह कंक्लूजन में क्या होगा, कंक्लूजन आपका 200 वर्ड्स तक हो जाता है, ठीक है। और ये एक पैराग्राफ होता है यूजुअली। अच्छा, स्टेप 1, अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। सबसे पहले आपका स्टेप क्या होना चाहिए, हम अप्रोचेस बात पढ़ रहे थे तो देख लीजिए, सबसे पहले आपने एक टॉपिक सिलेक्शन करना है, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे जब हम एक कंप्लीट ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये टाइम मैनेजमेंट देख लीजिए, ये भी पूरा की सारी चीजें मैंने असल में ये बुक में डिस्कस किया हुआ है। तो ये वन बाय वन आ रहे हैं, लेकिन ये आखिर में करने वाली चीजें हैं। टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, टॉपिक सेंटेंस सिलेक्शन हो गया, ऑनलाइन हो गया, राइटिंग के लिए ना हो, रिविजन के लिए ना टाइम। तो चैप्टर 2 हमने डिस्कस कर लिया। इसमें हमने ओवरऑल देख लिया कि क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्या सारी चीजें हैं। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनर क्या कहता है, ठीक है। एग्जामिनर रिपोर्ट इतना ज़्यादा अहम नहीं है, इसको हम वैसे डिस्कस नहीं करते, लेकिन इससे हमें एक आध चीज़ें हमें समझ आ जाती कि हम क्या गलतियां करते हैं और इन गलतियों से अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि देख लीजिए, एग्जामिनर रिपोर्ट का मतलब इरेलेवेंट कंटेंट ऑफ टॉपिक राइटिंग, जो अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे चैप्टर 4। इसमें हम देखेंगे क्या आजकल किस ट्रेंडिंग पे है, ट्रेंड एनालिसिस ऑफ ऐसे टॉपिक, किस टाइप के ऐसे यूजुअली हमारे ऐसे पेपर में आते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम
टॉप मोस्ट रिकरिंग CSS थीम्स की बात करेंगे। अगर इसमें बात करेंगे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट थीम है एजुकेशन पे, ठीक है, एक बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। तो इस थीम पे हम पूरा कैसे लिखेंगे, इसके डायमेंशन को भी एक्सप्लोर करेंगे। देख लीजिए, एजुकेशन क्राइसिस 2009 में आया, लिटरेसी एंड नेशनल प्रोग्रेस 2013 में आया, इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज 2025 में आया। तो एजुकेशन थीम पे हम डिस्कस करेंगे। फिर गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स पे बहुत बार ऐसे आया है, ठीक है, इसके भी डायमेंशन को एक्सप्लोर करेंगे। AI में इकोनॉमी पे, इस थीम पे भी कई बार क्वेश्चन आया है। वो